हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास का एक नया टॉपिक जिसका नाम है महत्तम समावर्तक, और उसको शॉर्टकट तरीका से हम लोग मतलब उसको संक्षेप में हम लोग कहते हैं मौसम। इसके पहले वाले टॉपिक में लौसा के बारे में खूब बढ़िया से मैंने बताया था, लघुत्तम समावर्तक के बारे में। लौसा के बारे में ज्ञान हम लोग दे चुके थे, इसको 3 प्रकार से हम लोग कैसे निकालते हैं। आज हम लोग मौसा के बारे में पढ़ेंगे। हर वो चीज़ जो छोटा आप लोग समझते हैं, छोटा समझ के कृपया न पढ़ें, ठीक है। छोटा छोटा ज्ञान मिलकर ही बड़ा ज्ञान का भंडार बनता है, और छोटा छोटा आप लोग का ज्ञान नहीं जुड़ेगा तो फिर बड़े ज्ञान में एंट्री मारते समय, बड़ा नॉलेज लेते समय आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें दिक्कत होगी, कुछ त्रुटियाँ रह जाएंगी। तो मुझे लगता है कि हर वो वीडियो जो मैं भेजता हूँ आपको देखना चाहिए, ठीक है। या आप जानते हैं पहले से तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं और उसमें थोड़ा सा भी शंका हो तो कृपया उसको बार बार देखकर अपना कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ाते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, मौसा के बारे में। तो आप लोग हेडिंग पहले दे दीजिए, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शॉर्टकट तरीका क्या हो जाएगा, HCF। क्या बोला जाता है, HCF कह सकते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, ठीक है। इंग्लिश में एक दूसरा नाम भी कह सकते हैं आप, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कह सकते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या हो जाएगा, GCD, ठीक है, GCD। तो इसको आप GCD कहिए या HCF कहिए, एक ही चीज़ है, अंतर नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें बता ही रहा है कि हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़े जो इसमें आपको मिले जुले स्वरूप मिलेंगे, ठीक है, उसी को हम लोग HCF के अंतर्गत रखते हैं, उसी को HCF कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे 20 का और 16 का निकालना है आपको HCF। 20 और 16 का हमको महत्तम समावर्तक निकालना है। तो सबसे पहले 20 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। हम लोग खूब बढ़िया से फैक्टर तोड़ने का तरीका बता चुके हैं, ठीक है। फिर दोबारा देख लीजिए, 20 का हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं 2 से। सबसे छोटा वाला जो अंक होगा उससे हम लोग इसको विखंडित करेंगे, तोड़ेंगे। तो 2 से 10 बार में 2 का 10 बार पढ़ना पड़ेगा तो 20 आएगा। 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा, नाम ही है डिवाइजर। डिवाइड करते करते जो वैल्यू आएगा सबसे बड़ा उसको हम लोग रख देंगे। फिर डिवाइड करो, यहाँ 5 आएगा। फिर यही देखो, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 1 आ गया मेरे भाई। तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। 20 का जो फैक्टर मिला आपको 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। अब 16 का निकालेंगे। 16 का निकालिए, तो 16 का जब निकालिएगा तो 2 से 8 बार में जाएगा, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना कितना, 1 2 3 4 2 आया है, तो इसमें 4 2 हमने लिख दिया, और लास्ट में क्या है 1। समझ रहे हैं मेरे भाई। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, ठीक है, 2 गुना, इस तरह से लिख दिया। अब इसे मिलाएंगे हम, ठीक है। LCM में क्या होता था, इस LCM में जब दोनों को मिलाते थे, यहाँ पर लिख के बता दूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि याद हो कि ना हो। एक वैल्यू आया है, एक वैल्यू आया है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, ठीक है। दूसरा वैल्यू आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, ये वैल्यू मिला है। अब LCM जो निकालते थे, LCM में क्या करते थे हम, यहाँ थोड़ा देख लीजिए। LCM में करते क्या थे कि मिलाते थे कौन कौन से इसमें अंक मिल रहे हैं, तो 2 मिल रहा है और यहाँ 2, इतना आया है। तो सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू था वो रखते थे, माने इसमें इस वाले में 2 2 है, इस वाले में 4 2 है, तो हम लोग 4 2 को लिख देते थे, ये तरीका था। और फिर उसमें क्या है, 5 है इसमें नहीं है तो वो भी लिखते थे हम, ये तरीका था। फिर 1 है तो 1 तो लिखेंगे, चाहे नहीं लिखेंगे, बात बराबर है, ऐसे लिखते थे। लेकिन अभी चल रहा है HCF में होता क्या है, जो अंक मिलेंगे उसी को लिखेंगे। तो इसमें देख लीजिए, इसमें 2 2 है, इसमें भी 2 2 है। जो अंक मिलेंगे इस LCM में, जो
मिलता है, लेकिन सबसे अधिक बार जो आता है उसको लिख देते हैं, और जो एक में है दूसरा में नहीं है वो भी लिखते हैं। इसमें कंडीशन अलग है, इसमें कंडीशन यही है कि जो मिलेगा वही लिखाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें दो मिल रहा है, एक यहाँ पे एक मिल रहा है, तो जब दो मिल रहा है फिर एक मिल रहा है तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ जो मौसा आ गया आपका, मौसा आ गया 2 गुना 2, बस दोनों में तो यही मिल रहा है तो हो गया 4, तो दोनों का मौसा हो गया 4। देखो कितना आसान है, ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। दूसरा एग्जांपल लेकर समझाते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाया। चलो अभी तुमको इसमें दिखा रहे हैं, ध्यान से देखने का। अब इसमें कोई अलग एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि 20 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, फिर कंडीशन तो वही लागू होगा। पहले 20 का फैक्टर निकालेंगे हम, 2 कितना बार में जाएगा, 10 बार में, फिर 5, फिर 5 से 1 बार में, क्या आया गया, यहाँ पे आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 18, 2 से कितना 9 बार में, 2 से नहीं जाएगा, अब तो 3 से कटाना है, 3 का 9, फिर 3 से 1, कितना आया मेरे भाई, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, ठीक है। फिर एक ले लो 36 ले लो, कितना हुआ 18, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा कितना 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, कितना है मेरे भाई, ये देखो 2 3 6, 6 3 18, 1, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 5 10, 4 5 20, और यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12, बढ़ती 36 आ गया। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 इसलिए ले रहे हैं बार बार कि कुछ ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी जिसमें कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं तो सिर्फ उसमें जो मतलब कटेगा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब मिलेगा जो नहीं, दोनों में कोई नहीं मिल रहा है तो उसमें तो एक तो मिलेगा तो एक लिख देंगे, उसका मौसा 1 हो जाएगा। अभी बता रहे उसका भी एग्जांपल बता दे रहा। अभी देखो कौन कौन मिल रहा है, इसमें देखो 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, इसमें 1 2 है, इसमें दूसरा 2 है तो इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 5 है, किसी में 5 नहीं है, अगर 3 है तो दोनों में 3 है और इसमें नहीं है। इसका मतलब हुआ इसका जो मौसा हो गया मेरे भाई सिर्फ 2 हुआ। 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं, 1 तो सब में है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2। हम 1 इसलिए अभी बता रहा हूँ, 1 इसलिए बार बार लिख रहा हूँ, लास्ट टॉपिक का यहाँ लास्ट का जो यहाँ पे जो अंक था इसको चाहे तो कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते हैं। नहीं कटाइएगा तो दिक्कत क्या होगा मेरे भाई, दिक्कत यही होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी इसमें बढ़ेगी। क्या परेशानी बढ़ेगी कि जब कोई अंक ना मिले तो फिर कहिएगा अच्छा उसमें तो मौसा 0 हो जाएगा। फिर आपके नज़रिए से जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर हम लोग 4 ले लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या ले लेते हैं 9, यहाँ 4 और 9 कहा मौसा बताइए, तो 4 का जब तुम तोड़ेगा तो 2 दूनी के 4, और खाली 2 गुना 2 लिखोगे फिर तो इसमें 9 का तोड़ेगा तो 3 का 9, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 और ये हो जाएगा 3 गुना 3, तो कहेगा मौसा 0 हो गया, मिल ही नहीं रहा है इसमें। तो आपको क्या करना है कि लास्ट तक 1 तक तोड़ देना है। ये 1 हो गया, ये 3 से ये 1 हो गया, तो इसमें 1 भी होगा, इसमें 1 भी होगा। अब पूछा जाएगा मौसा कितना, तो श्रीमान को लास्ट में मिल रहा है 1, तो कोई नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो मौसा आपका इसमें 1 हो गया। जिसमें कोई ना मिले डायरेक्ट मौसा लिख दीजिएगा कि उसका 1 होगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें छोटा सा क्वेश्चन और भी दिया हुआ है जिसके बारे में हम समझा देते हैं ताकि आपको अगर ट्यूटर है तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, पढ़ाने में भी दिक्कत ना हो, पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। मिटा दे इसे, मिटा दें, चलो ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जानते हो क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 2 मतलब कोई क्रमागत संख्या है तो उसमें बताइए कि मौसा क्या होगा, ठीक है। फिर कह रहा है क्रमागत सम संख्या है तो उसमें मौसा क्या होगा। फिर क्वेश्चन है क्रमागत विषम संख्या है तो उसमें मौसा क्या होगा। क्रमागत संख्या का मतलब हो गया, देखो यहाँ पे क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या मतलब इसमें मौसा कौन होगा, तो देखो तो क्रमागत संख्या कौन होगी, 1 2 3 4 5 मिलता चला जाएगा। और फैक्टर सबका तुम तोड़ेगा तो सबका एक दूसरे से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। 1 से 1 में गुना करेगा 1 आएगा, 1 से 2 में गुना करेगा 2 आएगा, 1 से 3 में गुना करेगा 3 आएगा। क्रमागत संख्याओं में कोई मिली जुली संख्या हर संख्या में नहीं मिलेगा। मतलब हर अंक जो देख रहे हो, जैसे मान लो यहाँ 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो चलो इसको मिलाएंगे तो इसमें तो 1 मिल गया, लेकिन इससे मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो सब में क्या मिलेगा श्रीमान, तो सब में सिर्फ 1 ही मिल सकता है, क्योंकि 1 में 1 है, 2 में भी 1 है, 2 गुना 1 2 ही होता है ना, 3 गुना 1
3 ही होता है ना, ठीक है। तो उसी तरह 4 में 1 है, सब में एक तो सब में छुपा हुआ है। तो क्रमागत संख्या में पूछा जाए कि मौसा क्या है, तो कहिएगा क्रमागत संख्या में मौसा होता है 1। अच्छा, अब आते हैं, ये तो क्रमागत संख्या का काम हो गया। अब आते हैं आपको, ठीक है, अगर पूछा जाए क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या। अब सीधी सी बात है, सम संख्या क्या होती है, तो सीधी बात है कि जितने भी अंक हैं और जिसमें 2 से भाग लग जाए उसको सम संख्या कहते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो कह दीजिए 2 का जो गुणज होता है वो सम संख्या होता है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे चलता रहा। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें भाई मेरे मतलब मौसा क्या है, तो मौसा का मतलब क्या होता है, जो सब में हो। तो सब में 2 मिल जाएगा, और कुछ मिले चाहे नहीं, 1 2 तो सब में होगा, क्योंकि 2 का क्रम मतलब 2 का गुणा जो है तो 2 तो होगा ही होगा। 2 इसमें भी है, 2 गुना 2 करोगे तो इसमें मिलेगा, 2 गुना 3 करोगे तो इसमें मिलेगा, तो मतलब 2 सब में मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 आपका क्रमागत सम संख्या में सिर्फ 2 1 मिलेगा। सब में जो मिल रहा है वही लिख रहा है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। इसमें है, इसमें सब में 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 गुना 4, इसमें 2 नहीं है, 2 गुना 3, इसमें नहीं है, 2 गुना 2, इसमें तो है ही। तो सब में क्या हो गया 2, 1 तो है ही, 1 से गुना भी करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। इसका टेंशन मत लो। अब एक क्वेश्चन और है, क्रमागत विषम संख्या बता दीजिए मेरे भाई। क्रमागत विषम संख्या, वैसी संख्याएं जो 2 से न कटे उसको हम लोग विषम संख्या के अंतर्गत रखते हैं। जो 2 से कट जाता है वो सम संख्या है, जो 2 से नहीं कटेगा उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या है। अब यहाँ सीधी सी बात है, 2 से कौन कौन सी संख्याएं नहीं कटेंगी, तो 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, एक छोड़कर लिख देना है बस। विषम संख्या को छोड़कर जितनी संख्याएं बचती है सारी के सम संख्या को छोड़कर जितनी संख्याएं बचती हैं सारी की सारी विषम संख्या होती हैं। तो 1 3 5 7 इसमें ऐसे लिखते चले गए, ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा क्या मिल रहा है, 1 में तो 1 मिल रहा है, 3 में भी 1 है, 5 में भी 1 है, 7 में भी 1 है। कहने का मतलब सब में 1 छुपा हुआ है, लेकिन सब अंक से सब अंक को मिलाएंगे तो श्रीमान इसमें सारा अंक एक दूसरे से नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, इसका भी मौसा 1 हो गया, ये मौसा, ये मौसा, ये मौसा। तो मुझे लगता है ये सब भी क्लियर हो चुका होगा। तो इसी तरह का अब मतलब अलग भी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई, और आगे हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री मारेंगे। ये चैप्टर 3 था, 6th क्लास का मैथमेटिक्स। 6th क्लास का मैथमेटिक्स 6th क्लास के रूप में न पढ़ें, ठीक है, क्योंकि उस ज्ञान लेने के लिए 6th क्लास से 12th क्लास तक बहुत ज़रूरी है कि किसी कंपटीशन को फेस करने जाते हैं तो हर टॉपिक की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और जितने भी अच्छे लेवल के कंपटीशन होते हैं, ठीक है, IAS की परीक्षा हो गई, PCS की परीक्षा हो गई, जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें हर वो ट्यूटर जो पढ़ा रहा है वो ये भी कहता है कि 6th क्लास से 12th क्लास तक वो हर वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ चुके हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए, और इसको बढ़िया से देखते रहें और मेहनत करते रहें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।